किंगडम मुनैरा के अंदर हम जैसे कि हमने पढ़ा कि फाइव किंगडम की बेसिस में कि दो बेसिस हैं फाइव किंगडम्स की। सबसे पहले तो सेलुलर अरेंजमेंट देखी जाती है और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। इसी तरह से हम तमाम किंगडम्स में इन्हीं दो बेसिस को जो है वो देखेंगे और इन्हीं दो बेसिस की बुनियाद पर सारे फाइव किंगडम जो है वो अरेंज किए गए हैं। सबसे पहले बात करें किंगडम मुनैरा की। किंगडम मुनैरा के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे प्रोकैरियोट्स हैं। इट मीन्स कि उनके जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब बात करेंगे वो यूनिसेलुलर, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर हैं और लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं, कुछ चेन्स बना के और कुछ कॉलोनीज बना के रहते हैं। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका। इट मीन्स कि वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं किंगडम मुनैरा के अंदर जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सेल्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल की मदद से वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब बात करेंगे सेकेंड किंगडम की, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में भी हम सबसे पहले सेलुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे यूकैरियोट्स हैं। ये सारे यूकैरियोट्स हैं और अगर इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो यूनिसेलुलर है और सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को हम फर्दर जो है वो तीन हिस्सों में जो है किंगडम प्रोटिस्टा की फर्दर जो है वो तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 एलजी। एलजी के अंदर पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर हैं। एलजी को प्लांट्स का एंसेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्लांट जो है वो एलजी से ड्राइव किए गए हैं और इन्हें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। क्यों प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है? क्योंकि एलजी में क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड, और एलजी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म तमाम यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर से क्या मुराद है? सिंपल मल्टीसेलुलर से मुराद ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते और वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो नहीं बनाते, तो ऐसे तमाम जानदार को हम सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब सेकंड टाइप जो है वो प्रोटिस्ट की, वो है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। और सेकेंडली इनके सेल में सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती, तो इस बिना पर इसको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। और थर्ड जो है वो टाइप है किंगडम प्रोटिस्टा की, वो है फंगस लाइक। थर्ड टाइप का फंगस लाइक, इन्हें जो है फंगस लाइक जो है वो प्रोटिस्ट कहा जाता है क्योंकि ये अपने कुछ कैरेक्टर्स में फंजाई से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं, इसलिए इन्हें फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। तो ये तीन टाइप्स थी प्रोटिस्ट की, एलजी, प्रोटोजोन एंड फंगस लाइक। अब हम बात करते हैं थर्ड किंगडम की। थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में इसी तरह से बात करेंगे
हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाए जा रहे हैं? तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोट्स हैं, इनके वो यूबियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। और तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर है। अब अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेटरोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, लेकिन ये एनिमल्स की तरह इनका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। ये ख़ास तरह के हेटरोट्रॉफ्स हैं और इन्हें एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये अपनी बॉडी से बाहर जो है वो अपने बॉडी से बाहर जो है वो खुराक को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट शुदा खुराक को वो एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इन्हें एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो मशरूम्स, राइजोपस वगैरह, ये इनकी एग्जांपल हैं। अब हम बात करेंगे फोर किंगडम की, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया में इसी तरह से तमाम ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर है। और अगर इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सारे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, यानी कि वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये इंजेस्ट करके अपनी खुराक इंजेक्शन के जरिए से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं, यानी कि ये अपनी खुराक को जो है वो निकलते हैं और बॉडी के अंदर स्पेशल कैविटीज़ होती हैं, जिनके स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर जो है वो ये अपनी फूड को डाइजेस्ट करते हैं और वो डाइजेस्ट शुदा फूड को वहीं से ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो अपने मेलेनिया की एग्जांपल्स के अंदर तमाम एनिमल्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करेंगे किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी में तमाम ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके सेल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसके ज़रिए ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में मॉसिस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इसकी एग्जांपल है। तो ये 5 किंगडम्स थे और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस, के वायरस को जो है वो किस किंगडम में रखा गया है, वायरस का स्टेटस क्या है, वायरस को इन 5 किंगडम्स में से किस किंगडम में रखा गया है। अगर हम बात करें वायरसेस की, स्टेटस ऑफ वायरस, वायरस को इन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्हीं 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन वायरस को इन तमाम किंगडम में से किसी किंगडम में भी प्लेस नहीं किया गया।
उसकी कुछ रीजन है, क्योंकि वायरसेस को कहा जाता है कि ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉर्डर लाइन से मुराद क्या है कि इन्हें ना तो मुकम्मल तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जा सकता है और ना इन्हें नॉन लिविंग कहा जा सकता है। ये इन बिटवीन है। इन बिटवीन क्यों है? क्योंकि इनकी कुछ करैक्टर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच करती हैं और कुछ करैक्टर इनमें नॉन लिविंग वाली पाई जाती हैं। अब हम इनकी बात करेंगे। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स इनमें कौन सी नॉन लिविंग कैरेक्टर्स जो है वो पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये ए सेलुलर है। ए सेलुलर मीन के ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें सेल्स मौजूद नहीं होते, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन तमाम की बॉडी ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है, उन्हें हम नाम देते हैं सेल। लेकिन वायरसेस ए सेलुलर है, यानी कि ये सेल से मिलकर नहीं बने होते। तो ये इनकी करैक्टर है जो कि नॉन लिविंग से रिजेंबल करती है। और सेकेंड कैरेक्टर इसकी क्या है? क्रिस्टलाइन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर, वायरसेस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर होते हैं तो उनकी क्रिस्टल्स बनती हैं, और क्रिस्टल्स का बनना ये करैक्टर जो है वो नॉन लिविंग करैक्टर है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करैक्टर क्रिस्टल्स नहीं बनती। तो ये दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन लिविंग से रिजेंबल करती हैं। अब हम बात करेंगे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। लिविंग कैरेक्टर्स इनमें क्या है जी? इनमें जो है वो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए मौजूद होता है, और डीएनए और आरएनए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। नॉन लिविंग में डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो है वो नहीं पाया जाता। सेकेंड, इसके अंदर जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ये अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को आगे इंक्रीज कर सकते हैं। और ये भी इनका कैरेक्टर्स है जो कि लिविंग से जो है वो मैच करता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये रिप्रोड्यूस कब कर सकते हैं? ये सिर्फ तब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं और उनकी मशीनरी को यूज़ करते हुए अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और उनमें डिजीज़ जो है वो कॉज करते हैं। तो इन वजूहात की बिना पर हम वायरसेस को किसी भी फाइव किंगडम में से किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं करते। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसे कि इसके नाम से जो है वो जाहिर है कि ये जो साइंटिफिक नेम है ये इसके दो हिस्से होते हैं। बाइनोमियल, ये दो नेम से मिलकर बना होता है। फर्स्ट नेम जो होगा वो जीनस नेम और सेकेंड वन स्पीशी नेम जो है वो पाया जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू नेम से मिलकर बना है। फर्स्ट जो है वो जीनस नेम एंड
सेकंड नेम जो है वो स्पीशी नेम जो है वो इसमें जो है वो रखा जाता है। और सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्लस लिनियस ने जो है वो दिया था, और ये बहुत तेज़ी से जो है वो पॉपुलर हुआ, और आज तकरीबन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का साइंटिफिक नेम रखा जाता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं साइंटिफिक नेम लिखने के, कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स में लिखने से मुराद ये है कि हम इसको तिरछी राइटिंग में जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ, ह्यूमन साइंटिफिक नेम होमो सैपियन, तो होमो सैपियन को हम इस तरह टैलिक्स में बिल्कुल तिरछी राइटिंग में हम इसको जो है वो लिखेंगे। और अगर हम हाथ से इसको लिखा जाए तो इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। सेकेंड इसका रूल लिखने का ये है कि साइंटिफिक नेम लिखते वक्त जो फर्स्ट नेम है जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल लिखा जाएगा। स्टार्ट कैपिटल लेटर। जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा। इसके अलावा जो स्पीशी नेम है वो बाकी सारा जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। जैसे जो है वो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि होमो इसका जेनेरिक नेम है, और इसका जो पहला जो लेटर है वो एच कैपिटल है। बाकी तमाम लेटर जो है वो जेनेरिक नेम के भी और स्पीशी नेम के भी वो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं। थर्ड रूल के अगर एक ही जीनस की मुख्तलिफ स्पीशीज़ के बारे में बात हो रही है तो उसमें पहली मरतबा तो हम उसका पूरा नाम लिखेंगे, लेकिन बाद में बार बार अगर वो यूज़ हो रहा हो तो हम उसमें सिर्फ जो है वो जेनेरिक नेम का पहला लेटर लिखेंगे और स्पीशी नेम जो है वो पूरा लिखेंगे। यानी अगर एक ही जीनस की मुख्तलिफ स्पीशीज़ के बारे में बात हो रही है तो उसमें फ़र्स्ट टाइम हम उसका पूरा नेम लिखेंगे, लेकिन आगे फर्दर जो है उसमें सिर्फ जेनेरिक नेम का पहला लेटर यूज़ करेंगे और बाकी स्पीशी नेम जो है वो पूरा लिखेंगे। तो ये इसको लिखने के कुछ रूल्स थे। अब हम बात करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस के ऊपर कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने की मुख्तलिफ रीज़न है। में सबसे जो पहली रीज़न है वो क्या है, वेरी रीजन टू रीजन। साइंटिफिक नेम इसलिए दिया जाता है क्योंकि कॉमन नेम जो होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम रीजन टू रीजन। हर इलाके में एक ख़ास चीज़ का एक अपना नाम होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ ऑनियन की, तो ऑनियन का पाकिस्तान के अंदर ही मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो है वो नाम लिया जाता है। जैसे कि पंजाब के इलाकों में इसको उर्दू में इसको प्याज कहा जाता है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इसे बसल और मुख्तलिफ गंडा और इस तरह के मुख्तलिफ नामों से
पुकारा जाता है। और इसी तरह से दूसरे इलाकों में जाएंगे तो इसके और जो है वो सेट ऑफ नेम जो है वो मौजूद होंगे, और दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे तो इसके अलग जो है वो नाम होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो यूनिवर्सल हो, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उसके लिए एक ही नाम यूज़ किया जाए। तो इसलिए पहली जो रीज़न है साइंटिफिक नेम रखने की वो क्या है कि ये कॉमन नेम जो हैं वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। हर इलाके में किसी एक चीज़ का एक अपना पर्टिकुलर नेम होता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा नेम जो है वो एक ही चीज़ के हो सकते हैं, और इसलिए हम इसको जो है वो एक कॉमन साइंटिफिक नेम देते हैं ताकि और वो यूनिवर्सल हो, और ताकि दुनिया के जिस भी इलाके में जाए तो हम उसको उस नाम से जो है वो उसका वो नाम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न के सेकेंड रीज़न पे कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें फिन्स और गिल्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ऐसे वर्टिब्रेट जिनमें फिन्स और गिल्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम फिश कहते हैं, लेकिन वो इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं होता। जैसे कि एग फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ये इन सबको फिशेस कहा जाता है, लेकिन ये फिशेस की डेफिनेशन के ऊपर प्रॉपर पूरा नहीं उतरते। तो सेकंड रीज़न जो है वो साइंटिफिक नेम देने की, कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, इसलिए जो है वो हम साइंटिफिक नेम जो है वो इसको देते हैं। थर्ड रीज़न इसकी जो है वो one name used for many organisms। कॉमन नेम्स में एक ही नाम मुख्तलिफ जानदारों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक नेम में ऐसा नहीं है। तो ये थर्ड रीज़न है जिसकी वजह से हम कॉमन नेम्स को प्रेफर नहीं करते। हम जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो है साइंटिफिक नेम रखते हैं। फर्स्ट वन कि कॉमन नेम वेरी करते हैं रीजन टू रीजन। सेकेंड वन कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। एंड थर्ड वन एक ही नेम मुख्तलिफ स्पीशीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन तीन रीजंस की बिना पर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो साइंटिफिक नेम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो लास्ट सेंचुरी है, इस लास्ट सेंचुरी में जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ हुई है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है 19वीं सेंचुरी में। ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है ऑब्वियसली ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो एक्सटेंट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज की। सबसे पहले इंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज़ हैं ऐसी स्पीशीज़
जिनके बहुत स्मॉल नंबर, बहुत थोड़े नंबर जो है वो रह गए हैं और इनके जो है वो ख़त्म होने का जो है वो अंदेशा है। ऐसी स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिनके फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जो है वो उनके नापैद होने का ख़तरा मौजूद हो, उसे हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, यानी कि वो डेंजर में, उनके ख़त्म होने के चांसेस जो है वो मौजूद है। और सेकेंड वन है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ जो ज़मीन से नापैद हो चुकी हैं, उन्हें हम नाम देते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। यानी कि उसका जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो, कोई भी उसका इंडिविजुअल जो है वो ना देखा गया अगर काफ़ी अर्से तक, तो उसे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये स्पीशीज़ क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, यानी कि इसके तमाम इंडिविजुअल्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं। तो जस्ट लाइक डायनासोर, तो अब डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके भी, उनका कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग के इंसानों का बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले तकरीबन 5 मिलियंस जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन तकरीबन 5 मिलियन थी। 5 मिलियन लोग जो है वो ज़मीन पर मौजूद थे। लेकिन अगर हम अब बात करें तो आज जो है वो 600 बिलियन जो है वो लोग ज़मीन पर मौजूद हैं। तो इतनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। तो जब इतनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो जाहिर है उनकी नीड्स भी बढ़ेंगी, उनकी एग्रीकल्चर नीड्स बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज जो है वो लगाएंगे और यानी कि फूड की नीड्स उनकी बढ़ेंगी। तो इन सब की वजह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। ज़ाहिर है अगर हम एग्रीकल्चर जो है, अगर इंसानों की एग्रीकल्चर नीड्स जो है वो बढ़ेंगी तो वो फॉरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे नॉन फॉरेस्ट लैंड में। और एज यू नो वेल के फॉरेस्ट जो है वो एक कम्युनिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, वो सारी क्या होंगी, इससे इफ़ेक्ट होंगी। डिफरेस्टेशन की जाती है, ओवर हंटिंग की जाती है, खुराक के लिए शिकार किया जाता है और कुछ लोग इसको शौक के तौर पर भी करते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से जो है वो ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर, ये सारी जो है वो ह्यूमन इम्पैक्ट है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। इससे पहले जो सेंचुरी थी उसमें इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं हुआ था, लेकिन ये जो लास्ट सेंचुरी गुजरी है इसमें जितना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ इतना पहले किसी सदी में नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे। डिफॉरेस्टेशन के बात करेंगे, कहते हैं डिफॉरेस्टेशन में जो है वो बायोडाइवर्सिटी पे जो है वो इफेक्ट किया। सबसे पहले बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन होती क्या है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स के दरख्तों का काटना ताकि फॉरेस्ट को जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट किया जा सके।
अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की और इसके इफ़ेक्ट्स की कि डिफरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। अगर हम डिफरेस्टेशन करते हैं तो उसके क्या साथ जो है वो प्रोडक्टिव होते हैं इफ़ेक्ट्स। डिफरेस्टेशन के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले कि डिफरेस्टेशन अमाउंट ऑफ वाटर पे जो है वो इफेक्ट होगी। सबसे पहला जो इसका इफेक्ट है अमाउंट ऑफ वाटर। डिफरेस्टेशन पानी की वाटर की अमाउंट पे अफेक्ट करती हैं। अब वाटर की अमाउंट ये सॉइल के अंदर भी जो वाटर की अमाउंट है उस पर भी इफेक्ट करेगी और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं या वाटर क्वांटिटी है उस पर भी ये इफ़ेक्ट करेगी। डिफरेस्टेशन का पहला जो मेजर इफेक्ट है वो क्या है अमाउंट ऑफ वाटर। और सेकंड इसका जो है वो इफेक्ट है इरियन मीन ज़मीन का कटाव। जाहिर है जब फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो फॉरेस्ट ज़मीन को होल्ड करके रखती हैं। दरख्तों की जड़ें ज़मीन को पकड़ कर रखती हैं, जकड़े रखती हैं। अगर हम दरख्त काटते जाएंगे तो ये होल्ड जो है वो ज़ाहिर है कम होता जाएगा, तो फिर ज़मीन जो है वो कटना शुरू होगी। और थर्ड वन कि जब जो है वो बहुत ज़्यादा रेन होगी तो रेन का पानी, बारिश का पानी ज़मीन को अपने साथ बहा के ले जाएगा। जब ज़मीन को अपने साथ बहा के ले जाएगा तो उससे क्या होंगे वो पानी डैम्स में जाएगा, तो डैम जो है वो भर जाएंगे चोक विद मड। डैम जो है वो मिट्टी से भर जाएंगे और जब डैम मिट्टी से भर जाएंगे तो उनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम होगी और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उनकी कम होगी तो जिससे उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जब यही मिट्टी वाला पानी जो है वो दरिया में गिरेगा तो दरिया का पानी जो है वो तो गंदा होगा, जिससे जो है वो उसके अंदर पाई जाने वाली स्पीशीज़ जो है वो मुतासर होंगी। दूसरा जो है वो उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। दरियाओं का, नहरों का लेवल जो है वो बढ़ता है। जब दरियाओं और नहरों का लेवल जो है वो बढ़ेगा तो उससे क्या आएंगे, फ्लड्स आएंगे। फ्लड्स और सुनामी वगैरह जो है वो इससे आ सकते हैं। तो ये सारे जो है वो इफेक्ट्स हैं जो कि डिफरेस्टेशन से जो है वो होते हैं। इसके अलावा डिफरेस्टेशन जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है और क्लाउड फॉर्मेशन में जब ये इफेक्ट होगी, क्लाउड नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली ये रेन को भी इफेक्ट करेगी। अगेन हम डिफरेस्टेशन के इफेक्ट में आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ा जो है वो डिफरेस्टेशन का, जंगलात के काटने का जो इफेक्ट है वो अमाउंट ऑफ वाटर है। अमाउंट ऑफ वाटर बोथ इन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, ज़मीन के अंदर भी और हवा में भी ये पानी की मिकदार को डिफरेस्टेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। सेकेंडली इरियन मीन ज़मीन का कटाव। जंगलात ज़मीन को, दरख्त ज़मीन को जकड़े रखते हैं, जिससे जो है अगर हम उसको काट देंगे तो पानी का, बारिश का पानी ज़मीन को अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाएगा, जिससे जो है वो ज़मीन जो है वो कटना शुरू हो जाएगी। जो हम कहेंगे उसे हम कहते हैं इरियन। थर्ड वन जो है वो अगर बारिश का पानी ज़मीन मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा तो वो मिट्टी वाला पानी डैम्स में जाएगा, जिससे डैम की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी। थर्ड वन यही मिट्टी वाला पानी नहरों में और नहरों से दरियाओं में जाके गिरेगा, जिससे जो है वो उनका लेवल इंक्रीज़ होगा। जब दरियाओं का लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो फ्लड्स की तरफ जाएगा, यानी कि फ्लड्स वगैरह आएंगे और अगर वो वही जो है वो समुद्र में जाके गिरता है वो जैसे सुनामी वगैरह आते हैं। इसके अलावा वो पानी गंदा होने की वजह से भी बहुत सी लाइफ दरियाओं के अंदर और नहरों के अंदर ये भी डिस्टर्ब होती है।
और सेकंड लास्ट वन क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि दरख्त जो है वो ट्रांसपायरेशन करते हैं, यानी कि अपने पत्तों के ज़रिए से वाटर को एवपोरेट करते रहते हैं। और वाटर वेपर जो है वो यही जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन में जो है वो टेक पार्ट देते हैं। अगर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये रेन के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की, कि दरख्तों को काटा क्यों जाता है, क्यों जो है वो डिफॉरेस्टेशन की जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन इसलिए की जाती है, सबसे पहले इसका जो है वो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए ज़्यादातर जो है वो डिफॉरेस्टेशन जो है वो की जाती है। फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, इसमें जो है वो वुड है और ऑयल की लकड़ी जो है वो उसका कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी को जो है वो एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि हमारे घरों के अंदर, दफातर में, ऑफिस में और हर जगह तकरीबन जो है वो यूज़ होती हैं, उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन की जाती है। इसके अलावा पेपर बनाने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन जो है वो की जाती है। वुड पल्प जो है वो हासिल किया जाता है फ्रेट से, जिससे क्या किया जाता है, पेपर बनाया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन की जाती है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए होता है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट को जो है काट कर वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। और थर्ड वन जो है वो एग्रीकल्चर, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की जाती है कि नॉन कल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि फॉरेस्ट हैं तो फॉरेस्ट में जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो नहीं की जा सकती, इसलिए जंगलात को जो है वो काट कर वहाँ पे उस ज़मीन को जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेजर रीज़न थी जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जाती है। अब बात करते हैं ओवर हंटिंग की। ओवर हंटिंग भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, और ये इंसान जो है वो कुछ लोग जो है वो शौकिया तौर पर बहुत ज़्यादा ओवर हंटिंग करते हैं कि शिकार जो है वो खेलते हैं, फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाना बहुत कम होता है, लेकिन वो शिकार बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी ये भी जो है वो बहुत बड़ी रीज़न है, जिसकी वजह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये मेजर रीजंस थी डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, जिससे जो है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। थैंक यू।